चलिए, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का सेकेंड वीडियो है। इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं वेरियस कंडीशन फॉर रेगुलेशन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन की हम लोग बात करेंगे। एग्जैक्टली अगर पूछा जाए वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जो आपका फ्लक्चुएशन वोल्टेज में देखने को मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है ना। रिसीविंग एंड साइड पे अक्सर आपके घरों पे जो सप्लाई आ रही होती है वहाँ पे आप देखते हैं कुछ ना कुछ वोल्टेज आपका वेरिएशन होता है। यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट बना रखा है। वोल्टेज रेगुलेशन को हम दो फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। वैसे तो हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट द नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज विच इज द फ्रैक्शन ऑफ द फुल लोड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन होता है। यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन का हमने फॉर्मूला रखा है सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन अपान, क्योंकि नो लोड कंडीशन में सेंडिंग इंड आपका रिसीविंग इंड के बराबर होता है। आप कह सकते हैं जब लाइन पे कोई लोड ना हो, इनटू 100। इसको आप रेगुलेशन का नाम दे रहे हैं, क्योंकि अगर रिसीविंग इन वोल्टेज आप लेटरली आप जानते हैं जब लोडेड कंडीशन में होगा तो आपका रिसीविंग इन वोल्टेज हमेशा कम होगा, तो रेगुलेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे अप रेगुलेशन। और डाउन रेगुलेशन कब देखेंगे? वी एस माइनस वी आर अपान वी एस, मतलब वी एस की वैल्यू ज़्यादा होती है वी आर से, तो ये रेगुलेशन का मान कम आएगा, तो इसको बोलते हैं डाउन रेगुलेशन। दोनों में जो अच्छा सबसे ज़्यादा है, आप यूज ज़्यादातर देखते हैं, इसको हम लोग करते हैं इसी फॉर्मूले को, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लिखते क्या हैं? वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आर अपान वी रेटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम एक चीज़ और यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, अक्सर कुछ किताबें इसे भी लिखी होती हैं, कुछ किताबें इसे भी लिखी होती हैं। ठीक है, तो ऐसे डाउट्स कभी कभी आ जाते हैं दिमाग में कि जो है फ़िलहाल इसके लिए क्या करें। ये आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा कर रहे हो तो राहुल वाधवा जी की ईडीसी की बुक उठा लीजिए, उसमें ये दोनों फार्मूले, मतलब उन्होंने ये फार्मूला मेंशन कर रखा है नो लोड वोल्टेज वाला। उन्होंने लिखा है एफ एल वी एन एल माइनस वी एफ एल अपान वी एन एल। ठीक है, जिसको हम लोग आप यहाँ पे डाउन रेगुलेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मोस्टली लोगों को लगता है कि रेगुलेशन का फॉर्मूला गड़बड़ लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली आप दोनों लिख सकते हैं। खैर, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए लैगिंग पावर फैक्टर पे हम पहले अपना फेजर डायग्राम बनाएंगे, और फेजर डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। तो लैगिंग पावर फैक्टर पे फेजर डायग्राम बनाने वाले हम लोग, देखिएगा कैसा बना था फेजर डायग्राम। ये था आपका वी आर, और यहाँ था आपका आई आर दैट इज इक्वल टू आई एस। यहाँ पे आपका था ये हो जाएगा आई आर, और यहाँ से आपका ये आपका हो जाएगा जे आई आर एक्सएल। ठीक है ना। और इसको मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे वी एस। ये हमारा वी एस। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दें, परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दें, तो आप मुझे बताइए क्या बालक, हम यहाँ से यहाँ इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल हमारा क्या होता है बेटा? फाई आर। और ये एंगल क्या होता है? बात को ध्यान से समझिएगा। ये बातें इतना स्पष्ट ना जल्दी कोई बताता है और ना ही बच्चे पकड़ पाते हैं, तो एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। अगर ये एंगल फाई आर है, ये एंगल, और ये वोल्टेज हमारा वी आर है, तो आप कहेंगे ये सर हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वी आर कॉस फाई आर, और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है भाई? इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये ओ पॉइंट, इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट मान लो, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। आप देखो ओ पॉइंट
यहाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये आपका क्या है, ये वी आर है, ठीक है। वी आर अगर ये है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी आर। ये अगर फाई आर है, कॉस फाई आर, और ये वी आर होगा कि नहीं होगा भाई, वही चीज़ हमने लिखा है। तो अगर ये वी आर साइन फाई आर है तो ये भी हो जाएगा वी आर। मतलब अगर ये पूरी लेंथ की अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये तो जे एक्सएल है, हम इसको पूरा क्या बोल सकते हैं, कहेंगे सर वी एस साइन फाई एस। क्यों, क्योंकि ये अब कंपोनेंट हो गया ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये। आप ट्रायंगल देखिए ओ सी डी देखिए ट्रायंगल, तो ये पूरा हो जाएगा वी एस, और ये पूरा हो जाएगा, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको, ये पूरा जो हो जाएगा इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वी एस कॉस, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहाँ पे दो इक्वेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। एक इक्वेशन आपको मिलेगा वी एस कॉस फाई एस इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर आर। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। और हम यहाँ लिखेंगे वी एस साइन फाई एस इज इक्वल टू, लिखेंगे वी आर साइन फाई आर। जे लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ये होगा कि नहीं होगा, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब अगर हमें कभी भी वी एस की वैल्यू निकालनी हो, तो आप लिखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आप लिखते हैं वी एस साइन फाई एस का स्क्वायर प्लस वी एस कॉस फाई एस का स्क्वायर। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अगर कभी भी हमें ये निकालना हो, वी एस की वैल्यू निकालनी हो, या आप इसको पूरा एक ट्रायंगल मानिए ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को लेके आप परेशान नहीं होंगे, अभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम यहाँ वी एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी एस इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर का स्क्वायर प्लस वी आर साइन फाई आर प्लस आई आर एक्सएल का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालना है, और यहाँ पे 1/2 ट्रायंगल लग जाए, यहाँ से रूट लग जाएगा ना, उधर जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई, रूट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस वी का होल स्क्वायर, अंदर जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप अंदर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिलेगा वी एस, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आफ्टर सॉल्विंग, तो यहाँ मिलेगा वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस माइनस वी आर इज इक्वल टू आई आर कॉस फाई आर माइनस मैग्नीट्यूड में होगा आई मैग्नीट्यूड एक्स साइन। समझ में आया। ये सॉल्व करने के बाद आएगा, इसको आप एज इट इज़ नोट कर लीजिए, एज इट इज़ आप इसको नोट कर लीजिए। ये आफ्टर द सॉल्विंग आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इतना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि पूरा का पूरा वोल्टेज रेगुलेशन यहीं से गवर्न हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा करके यहाँ हम रेगुलेशन वाले फॉर्मूले में रखें, तो परसेंटेज रेगुलेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा आई मैग्नीट्यूड में आर
कॉस फाई आर प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस होगा, लैगिंग लोड पे चल रहे हैं ना हम लोग, प्लस होगा आई एक्सएल साइन फाई आर अपान वी रेटेड इंटू 100। इसको थोड़ा सा अगर और एक्सटेंड करें तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर अपान वी रेटेड इंटू 100। ऐसे हम इसको तोड़ दे रहे हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, कॉस फाई आर प्लस आई एक्सएल वी रेटेड इंटू 100 साइन फाई आर, ऐसा कर सकते हैं ना। अब ये जो वैल्यू है बच्चों ये कुछ नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है परसेंटेज पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज, ये दिखा रहा है रजिस्टिव ड्रॉप पीयू में, और ये दिखा रहा है रिएक्टिव ड्रॉप पीयू में, लेकिन ये परसेंटेज में है, ध्यान दीजिएगा ये किस में है, परसेंटेज में है। क्यों, 100 से मल्टीप्लाई हुआ है। आपको हमने पढ़ाया था पर यूनिट सिस्टम, मशीन के टाइम पे पर यूनिट सिस्टम बताया था, तो वहाँ पे हमने बताया था कि एक्चुअल वोल्टेज अपान रेटेड वोल्टेज, और कहीं पे अगर ड्रॉप वोल्टेज है रेजिस्टेंस के क्रॉस और रेटेड वोल्टेज का रेशियो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रजिस्टिव ड्रॉप इन पर यूनिट सिस्टम, रजिस्टिव ड्रॉप इन पर यूनिट वोल्टेज सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये है। अब यहाँ से देखिए रेगुलेशन का फॉर्मूला एक लाइन में जो आपको सबसे ज़्यादा आगे देखने को मिलेगा, यही यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो हम लोग लिखते हैं वी आर पी यू, ध्यान रहे ये परसेंटेज में ही रखा जाता है, प्लस सॉरी यहाँ पे वी एक्स पी यू है, परसेंटेज वी एक्स पी यू कॉस फाई आर प्लस वी एक्स पी यू साइन फाई आर। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, लेकिन लैगिंग पावर फैक्टर के लिए था। अगर लीडिंग पावर फैक्टर के लिए जाएंगे तो फाई आर इज इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होगा तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी निगेटिव। मतलब आप कह सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज वी आर पी यू कॉस फाई आर प्लस माइनस वी एक्स पी यू परसेंटेज में ये होगा साइन फाई आर। ये आपका मेन वोल्टेज रेगुलेशन का पूरा फॉर्मूला हुआ। इस पे आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन फॉर लैगिंग लोड, किसके लिए, लैगिंग लोड, एंड नेगेटिव साइन लीडिंग लोड, ये किसके लिए है, लीडिंग लोड। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन। तो सबसे पहला हम लोग कंडीशन डालेंगे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ तक ये फॉर्मूला समझ में आया। ये आपका है पर यूनिट सिस्टम है, हमने पर यूनिट सिस्टम को यहाँ डायरेक्टली रिप्लेस कर दिया परसेंटेज में। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके पीछे का डेरिवेशन आपको आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, कोई फ़ायदा नहीं उधर का, बस ये मेन फार्मूला ये आप याद रखिए। इसके आगे बस कंडीशन याद रखिएगा, दैट्स इट। अब देखिए सबसे पहला कंडीशन, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि जीरो, हम पहला कंडीशन लेकर चलेंगे, कंडीशन फॉर द जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। कौन हमको बताएगा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पे संभव है, कैसे संभव है तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आप लोगों में से कोई हमको ये बताएं कि किस पावर फैक्टर पे संभव है। तो हमारे पास कंडीशन ये है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। आप फार्मूले को देख के बताइए, मेरा चेहरा नहीं। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब ये जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब आएगा, ठीक है। तो मेरी शक्ल नहीं देखनी, इसको देखना है, हमारी शक्ल पे नहीं पता चलेगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है भाई, जब एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू घटाएंगे तभी वैल्यू कम होगी और तभी जीरो आने की संभावना है। जब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाए, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाए, तो हमने आपको बताया था कि सेंडिंग इन वोल्टेज रिसीविंग इन के अप्रॉक्सीमेटली बराबर कब होता है, जब लीडिंग पावर फैक्टर पे होता है। और जब वो बराबर होगा तो माइनस उसका जीरो आ जाएगा। जीरो का एक मात्र विकल्प है कि लीडिंग पावर फैक्टर हो लाइन पे। मतलब आप कहेंगे कि जीरो रेगुलेशन के लिए पावर फैक्टर कैसा होना चाहिए, ये कब आता है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, लीडिंग पावर फैक्टर पे। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि जो आपका जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आता है वो लीडिंग पे आता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वी आर पी यू कॉस फाई आर माइनस वी एक्स पी यू साइन फाई आर।
अब देखिए यहाँ हम जीरो रख दें भाई, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हमें निकालना ना, हमने जीरो रख दिया। तो यहाँ पे हमने लिखा परसेंटेज वी आर पी यू कॉस फाई आर माइनस परसेंटेज वी एक्स पी यू साइन। यहाँ तक बात समझ में आई? हम यहाँ देखिए लिख सकते हैं टेन फाई आर, इसको इधर ले आए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ। टेन फाई आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी आर पी यू अपान परसेंटेज में वी एक्स लिख सकते हैं। अब वी आर पी यू की वैल्यू आप जानते हैं भाई, वी आर पी यू क्या होता है, आई आर अपान वी रेटेड इंटू 100, परसेंटेज वी एक्स पी यू भी आप जानते हैं, आई एक्स एल वी रेटेड इंटू 100। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये देखिए ये सब कट जाएगा ना, सिर्फ आर बाई क्या बचेगा, एक्सएल। आप मुझे बताइए, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो सब कट जाएगा, सिर्फ आर बाई एक्सएल बचेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं टेन फाई आर इज इक्वल टू आर बाई एक्सएल। मतलब अगर टेन फाई आर इज इक्वल टू आर बाई एक्सएल है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अब इसी बात को अगर हमें एंगल में समझना हो तब तो आप इम्पिडेंस एंगल बना लो। क्या बना लो, एक इम्पिडेंस एंगल। एंगल में अगर समझना है तो देखो ये होता है आर, ये होता है एक्सएल, ये क्या होता है जेड, ये होता है मान लो फाई आर, ठीक है। ये क्या है इम्पिडेंस एंगल में, सॉरी यहाँ पे थीटा होगा, क्या होगा इम्पिडेंस एंगल होगा थीटा, फाई आर हमारा फेज एंगल होता है। इम्पिडेंस एंगल हमने बनाया, हम एंगल के टर्म में आपको इसको समझाना चाह रहे हैं। तो क्या आप यहाँ लिखना चाहें, अगर आपको आर बाई एक्सएल लिखना है, आर बाई एक्सएल तो आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू आर बाई लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए आर बाई एक्सएल की जगह पे हम लिख सकते हैं टेन फाई आर लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे हम बराबर लिख सकते हैं कॉट थीटा, ये बराबर हो गया ना, देखिए कॉट थीटा लिख दिया, लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है मैं समराइज़ करा दूंगा सब, आपको क्या क्या पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, ज़्यादा इसके बारे में सोचना ही नहीं है कुछ कि कहाँ पे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं टेन फाई आर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा। तो अब देखिए ये टेन से टेन खत्म, तो फाई आर इज इक्वल टू, तो आपका फाई आर प्लस मतलब इम्पिडेंस एंगल और फेज एंगल का सम जब आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उस समय आपको मिलेगा क्या, ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन। उस समय क्या मिलेगा, ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ये बात समझ में आ गई? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दो कंडीशन आपके पास हो गया, एक ये और एक ये दोनों कंडीशन आपको जो है एकदम दिमाग में अच्छे से रखना है जीरो वोल्टेज कंडीशन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। इतनी बात समझ में आई? कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ज़ीरो वाला हम लोग नोट डाउन करिए। देखिए भाई, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ये हमेशा याद रखिएगा लैगिंग पावर फैक्टर पे आएगा। किस पे? लैगिंग पावर फैक्टर पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज वी आर पी यू कॉस फाई आर प्लस परसेंटेज वी एक्स पी यू साइन फाई, ठीक है। इसको अगर हमें ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, अगर हमें ये वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम चाहिए तो आप ध्यान दीजिएगा डी फाई आर जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको फाई आर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट कर देंगे किसके, ज़ीरो के। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो कॉस फाई का डिफरेंशिएशन, कॉस फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वी आर पी यू कॉस फाई आर और ये प्लस परसेंटेज वी एक्स पी यू
साइन फाई आर इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया 0, सॉरी ये कास, ये साइन में हो जाएगा ना, ये साइन फाई आर आ जाएगा और ये कॉस फाई आर, ये चेंज हो गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये माइनस में आ गया, उधर ले जाओ तो आप देखो आ जाएगा, इसको इधर ही, इसको उधर ले जाओ तो हम ऐसे लिख लेते हैं साइन, सीधे हम एक लाइन शॉर्ट करते हैं, साइन फाई आर अपान कॉस फाई आर इज इक्वल टू हम लिखेंगे वी एक्स पी यू अपान वी आर पी यू। अब आप देखिए वहाँ पे वी आर पी यू अपान वी एक्स पी यू था जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में, तो हमारे पास क्या आया था आर अपान एक्सएल आया था, यहाँ एक्सएल अपान क्या हो जाएगा आर, मतलब टेन फाई आर इज इक्वल टू एक्सएल बाई, बात समझ में आई। अब यहाँ इम्पीडेंस, ये कंडीशन हो गया मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का। अब हमें क्या करना है, इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करनी है। देखिए यहाँ थीटा एक्सएल आर जेड, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सएल बाई लंबटे कर्ण लंबटे आधार, तो यहाँ हो जाएगा क्या टेन फाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब जब आपका फेज एंगल इम्पीडेंस एंगल के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलेगा। बात समझ में आया, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखेंगे निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, मैं इधर वाला मिटा रहा हूँ, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन तीसरा है। यहाँ हम लिखेंगे निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, कंडीशन फॉर निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। भाई निगेटिव कब वोल्टेज रेगुलेशन हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे आएगा, ये भी कब आएगा, क्योंकि आप ध्यान दो Vs माइनस VR होता है ना, जब रिसीविंग एंड का पावर ज़्यादा, रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा होगा किससे, सेंडिंग एंड से, वही एक कंडीशन है जब आपका निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आए, और वो आपका तभी आएगा, वो आपका तभी आएगा जब लाइन आपका लीडिंग लोड पे चल रहा होगा, लाइन पे जो लोड होगा वो कैसा होगा, लीडिंग होगा, तो लीडिंग कंडीशन में आपका आएगा क्या, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। तो निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन लाने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, मतलब रिसीविंग इन वोल्टेज क्या होना चाहिए, लोड वोल्टेज मोर देन होना चाहिए नो लोड वोल्टेज से, लोड वोल्टेज मोर देन होना चाहिए, मतलब लोड वोल्टेज ग्रेटर देन नो लोड वोल्टेज, ऐसा होना चाहिए, तभी आपका निगेटिव आपका जो है फिलहाल क्या आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब आप कह सकते हैं परसेंटेज वी एक्स साइन फाई आर शुड बी ग्रेटर देन द परसेंटेज वी आर पी यू कॉस फाई आर, ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये इससे ज़्यादा होगा तो आप कह सकते हैं कि टेन फाई आर, मतलब ऐसा होगा, ये कंडीशन होगी, टेन फाई आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आर बाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें, आर बाई एक्सएल, या आप यहाँ कह सकते हैं आर बाई एक्सएल, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका ये लीडिंग पावर फैक्टर पे आर बाई एक्सएल इससे ग्रेटर है, मतलब ये जो आपका रेशियो दिख रहा है जीरो के लिए क्या होना चाहिए, इसके बराबर, निगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, इससे ग्रेटर, मतलब ये टेन फाई आर ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। आप फाई आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं फाई आर ग्रेटर देन टेन इनवर्स आर बाई एक्सएल। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, आप यहाँ पे एक बात समझने का प्रयास करिएगा, इम्पॉर्टेंट ये है कि निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, जीरो हो जाए वही बहुत है भाई। रेगुलेशन का मतलब क्या, फ्लक्चुएशन, ये आपका एक तरीके का कह सकते हैं लाइन के लिए डिमेरिट्स है। हम चाहेंगे क्या हमारे घर में बल्ब ऐसे जुगुर जुगुर करता रहे, नहीं चाहिए ना। हमारा जो मानना ये है, हम जो लाइन को जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हमारा जो उसको ले करके हमारी जो देख रेख होती है, हम यही चाह रहे होते हैं कि कम से कम फ्लक्चुएशन हमारे कस्टमर्स को मिले, ठीक है ना।
पता चलेगा रोज़ फ्लक्चुएशन हो रहा है। उसकी टीवी जो है, जैसे मस्त वाली सीन आई, टीवी बंद हो गई, उसकी एकदम डीम हो गई, चल ही नहीं रही है। और घर में जो है उसका लाइट जब मन में आ रहा है कि उजाला दे रहा है, जब मन में आ रहा है कम हो जा रहा है। ये वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से होगा। तो वो क्या करेगा, बिजली बिल की वजह से कभी 54 पहुँचा देगा तो कभी 1 रुपये देगा। कहेगा भैया आपका भी तो सप्लाई जो है, लाइन जो है वो फ्लक्चुएशन में आता है, उसमें भी रेगुलेशन है, तो हमारे में भी रेगुलेशन है, कभी 1 रुपये कभी 50 पैसे। समझ रहे हैं? तो ये रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास हो गया। अभी हम इसकी समरी पूरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहीं हम इतने में पढ़ लेते हैं। देखिए, समरी ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, समरी पूरे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की ही समरी बता देते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की ही समरी। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, ए बराबर क्या होता है, 2 इक्वेशन याद रखिएगा, आई एस इज इक्वल टू आई आर, दूसरा इक्वेशन वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस जेड आई आर। ये 2 इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है। जो इसमें आपको याद रखना है, ए बराबर क्या होता है, डी होता है, मतलब सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है लाइन। और ए डी माइनस बी सी है बराबर 1, मतलब रेसिप्रोकल लाइन है, रेसिप्रोकल लाइन है, ठीक है ना। बाकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का आप वोल्टेज जानते हैं, 20 kV तक 80 किलोमीटर लाइन, और 4000 ये आपका क्या है, FL प्रोडक्ट, इससे लेस होना चाहिए। ये इतनी बात आप जानते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस नेगलेक्टेड होता है। अब अगर हम बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है, परसेंटेज वी आर पी यू कॉस फाई आर प्लस माइनस परसेंटेज वी एक्स पी यू शाइन फाई आर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब याद रखना है, ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ज़ीरो वोल्टेज का, जीरो वी आर का, मतलब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन आपको पता होना चाहिए, tan फाई आर क्या होना चाहिए, आर बाई एक्सएल। दूसरा कंडीशन फाई आर प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये कंडीशन था ना, दोनों जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के कंडीशन में ही था ये, याद है कि नहीं भाई। आप देखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम, उसके बाद आ जाइए मैक्सिमम में, या निगेटिव में आ जाइए। निगेटिव के लिए, निगेटिव ये ज़ीरो के लिए tan फाई आर शुड बी ग्रेटर देन द आर बाई एक्सएल। और मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम के लिए क्या रखना है, tan फाई आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सएल बाई, मतलब ये आप यहाँ कह सकते हैं कि फाई आर इज इक्वल टू थीटा, फाई आर इज इक्वल टू थीटा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ये और ये हमेशा, ये दोनों लीडिंग वोल्टेज लीडिंग पावर फैक्टर पे आएगा। कब, लीडिंग पावर फैक्टर, और ये वहाँ से लैगिंग पावर फैक्टर पर, ठीक है ना। तो ये कहानी रही पूरी की पूरी आपकी जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की। आपने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरीके से समझ लिया, देख लिया। अब इनसे रिलेटेड अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्पिडेंस वगैरह आते हैं, सब पे हम लोग बात करेंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे, सब पे बात करेंगे। तो आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन इतनी देर से हम लोग जो बकवास कर रहे थे, उसमें इतनी बात आपको क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है, बस ख़त्म कहानी, है ना। टाटा बाय बाय, है ना, मतलब हाँ जी, पेन ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, पेन पुराना जब रखेंगे तो ख़त्म हो ही नहीं जाएगा, पेन नया रखा करिए। खैर, तो आज के इस क्लास में हमारा जो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट हो गया। हमने इसके 2 पार्ट्स देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2 शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन देखेंगे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।